हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उषादीप एकेडमी। ये जो प्लेलिस्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है, ये प्लेलिस्ट है ख़ास तौर से बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। +2 के बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो या फिर कोई और भी बोर्ड हो, उन सारे में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। कम टाइम में हम ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, सारा NCERT का टॉपिक ल्यूसिड वे में एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिया जाएगा, जिससे आप अप्लाई कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सब कुछ आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी से इस चैनल के साथ बने रहे, इस प्लेलिस्ट के साथ, और आपकी तैयारी एग्ज़ाम आते आते तक बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपने पूरे साल ढंग से नहीं पढ़ा है या उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो भी आप इन 2 महीनों में अपनी तैयारी पूरी 100% कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। बस थोड़ा सा आपको तरीका बदलना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा और चीज़ों को दिमाग में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला चैप्टर, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये लिखा हुआ है। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? तो इसमें चार्ज जब स्टैटिक्स कंडीशन में रहेगा, कहने का मतलब चार्ज स्थिर होगा, स्थिर वैद्युतिकी इसका नाम है हिंदी में। तो स्थिर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो उससे पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं चार्ज क्या होता है। तो चार्ज बराबर लिखा हुआ है Q = +-NE। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट जो होता है बच्चों, वो होता है इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा यूनिट चार्ज का पॉसिबल नहीं है, और बाकी किसी भी पार्टिकल पर जो चार्ज होगा वो इसी चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कहने का मतलब किसी पार्टिकल पर अगर हम चार्ज बोले 2E पॉसिबल है, बिल्कुल होगा। 4E पॉसिबल है, बिल्कुल होगा। 100E पॉसिबल है, बिल्कुल होगा। 2.5E पॉसिबल है, नहीं होगा, क्योंकि चार्ज क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। पहला यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें क्या होता है? चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज के। दूसरा क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व रहता है। किसी भी सिस्टम में चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही वैनिश हो सकता है, चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट होता है कूलम्ब, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं C से। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगर चार्ज के डायमेंशन की बात करें तो हम जानते हैं करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वहाँ से Q बराबर क्या निकल के आ जाएगा? I × T। तो यहाँ से इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ जाएगा AT। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? ये सिंपली 2 चार्ज के बीच का इंट्रैक्शन दिखाता है कि 2 चार्ज एक दूसरे से कैसे अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हुए, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तो क्या होंगे? रिपेल होंगे कुछ फोर्स से। और वही फोर्स कौन बतलाता है? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोर्स जो होता है, मैग्नीट्यूड उसका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है, इन दोनों को अगर क्लब कर दे तो क्या मिलता है? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू याद रखना है 8.85 × 10⁻⁻12। अगर यूनिट निकालना हो तो हम यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे और फोर्स को इधर लाएंगे। तो ऊपर क्या है? कूलम्ब स्क्वायर, नीचे न्यूटन, और R² का मीटर स्क्वायर। तो ईजिली डायमेंशन हम याद नहीं करते हैं, हम रिलेशन याद रखते हैं, और उससे हम डायमेंशन क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इस पूरे कांस्टेंट की बात करें, चूंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो अगर इस पूरे कांस्टेंट की बात करें K 1/4πε0, तो इसका वैल्यू जो निकल के आता है वो 9 × 10⁻9। और अगर इसके यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूटन, इधर से जाएगा मीटर स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक चार्ज एक कूलम्ब। अब तीसरा टॉपिक जो इसका आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स ही है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मान लो यहाँ पर कोई फील्ड चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, जिसके कारण हमको किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। यहाँ से आर डिस्टेंस पे अगर हमको इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, सपोज पॉइंट पी पे अगर हमको फील्ड कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और देखेंगे कि उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स लग रहा है वही मैथमेटिकली इक्वल हो जाएगा किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा बच्चों? 1/4πε0 Q इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब Q बाई आर स्क्वायर। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे प्लस Q पॉइंट चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? तो वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ और नहीं, वो तो फोर्स ही है। ये अलग बात है कि वो फोर्स किस पे लगता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइडेड बाई क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू। तो अगर फोर्स निकालना हो, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, किसी भी चार्ज पे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगेगा, तो उसका चार्ज और इनटू उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो Fe बराबर क्या हो जाएगा? QE। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट यहाँ से क्या निकल के आएगा? न्यूटन पर कूलम। और एक और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये हो जाता है V/D। ये आगे पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो V का यूनिट क्या होता है बच्चों? वोल्ट। और D का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस है तो मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो दो यूनिट इसका याद रखना है, एक न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बच्चों? ये एक इमेजिनरी लाइंस है। फील्ड लाइंस जो होते हैं ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं और ये बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में। जैसे अगर बहुत ज़्यादा फील्ड लाइन है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा है। और जहाँ कम कम है, दूर दूर है ना, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में ही हमको जानकारी देता है। उस फील्ड लाइन पे कहीं भी किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, मान लीजिए कि फील्ड लाइन ये है, इस तरह से फील्ड लाइन है, और अगर इस पॉइंट पे हम क्या कर दें? टेंजेंट खींच दें, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो फील्ड लाइन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि दो फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। खुद ही बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिक चीज़ है। किसी पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, लेकिन अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गए, सपोज ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अब इस कर्व पे दो दो टेंजेंट पॉसिबल है। देखिए, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, तो यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, जो कि नहीं होगा। एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसलिए दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से क्या होते हैं? इमर्ज होते हैं, और निगेटिव चार्ज पे जाके क्या होते हैं? कन्वर्ज होते हैं। अगर दो चार्ज का सिस्टम यहाँ दिखाया हुआ प्लस और माइनस, तो प्लस से क्या हो रहा है बच्चों? इमर्ज हो रहा है, और माइनस पे जाके क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो देखो, चार्ज के पास ये क्या रहता है? फील्ड लाइन बहुत गहरा रहता है, बहुत सघन रहता है, तो चार्ज के जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, इस बीच वाले रीजन में देखिए, तो फील्ड लाइन क्या होने लगेगा? अगर एक क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर ले तो उससे पास करने वाला फील्ड लाइन कम जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो चार्ज के नियरर फील्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ये एक सिस्टम है, दो चार्जेस का सिस्टम है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्ज होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और नेचर में अपोजिट होने चाहिए। तो एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, और एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लिए क्या है? 2a है। और इस O को, जो दोनों चार्ज के एकदम बीच में पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। यहाँ पर हम डाइपोल लेंथ ए भी मान लेते,
तो फिर यहाँ क्या हो जाता, इसको a/2 लिखना पड़ता और इसको a/2 लिखना पड़ता। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम लेंथ को क्या मान लिए हैं, 2a। तो सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस कितना हो गया, a, और सेंटर से दूसरे चार्ज का डिस्टेंस भी कितना हो गया, a। तो 2a जो टोटल निकल के आता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डाइपोल लेंथ। कितना लंबा डाइपोल है वही है 2a डाइपोल लेंथ। और इसमें एक और टर्म होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन हमेशा लेते हैं कहाँ से, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो एक P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिखाए हैं जो कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड है, निगेटिव से पॉजिटिव। अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे लेते हैं हम लोग। टोटल चार्ज जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे है कितना हो जाएगा बच्चों, तो अगर इस डाइपोल को हम एक सिस्टम मान लें तो उस सिस्टम में प्लस क्यू चार्ज है और उस सिस्टम में माइनस क्यू चार्ज है, तो नेट चार्ज निकल के क्या आ जाएगा, 0। डाइपोल लेंथ की बात करें तो डाइपोल लेंथ क्या है, दोनों चार्ज कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है वही तो हमारा डाइपोल लेंथ होता है, और वो किसके बराबर है, 2a के। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, कितना है, q इनटू डाइपोल लेंथ जो कि हमारा है 2a। तो यहां से इसका यूनिट निकल के आ जाएगा, ये क्या है, चार्ज इनटू लेंथ है तो कूलम्ब मीटर, डाइपोल मोमेंट का क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। अब इसी डाइपोल के कारण हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, तो सबसे पहला देखेंगे एक्सियल लाइन पे। कहाँ पे बच्चों, एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन आप लोग समझ पा रहे हैं, एक्सियल लाइन का मतलब कि दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है डाइपोल लेंथ का, उसी को एक्सटेंड करेंगे और उसी लाइन पे किसी पॉइंट पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट यही है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो यही जो इसको मिलाने वाला लाइन होगा, इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे उस साइड भी और इस साइड भी, तो यही इस डाइपोल का क्या कहलाता है, एक्सिस। और इसके किसी पॉइंट पे मान लो कि हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट P पे, यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल। तो देखो बच्चा, प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, सिर्फ सबको भूल जाओ, सिर्फ याद रखो प्लस क्यू है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एक +1 चार्ज, तो उसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जिस फोर्स से रिपेल करेगा वही क्या दे देगा इस पॉइंट पर, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज यहाँ पर डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, E1। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब बात कर लेते हैं इस चार्ज की, तो ये चार्ज क्या करेगा, इस +1 चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसी के साइड हो जाएगा। देखे भी हैं निगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कन्वर्ज होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, ये आएगा E2। तो इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 उधर लग रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस साइड लग रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कि हमारा क्या है, वेक्टर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P पे निकालना हो तो क्या कर देंगे, इन दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन कर देंगे। अच्छा ये बताओ बच्चों, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, तो जो चार्ज इस पॉइंट से ज़्यादा नज़दीक होगा उसका फील्ड मैक्सिमम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और डिस्टेंस कमेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो ये चार्ज इस पॉइंट के करीब है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1। तो ये E1 क्या है, ज़्यादा है, और इस चार्ज के कारण है E2 जो कि क्या है, कम है, और दोनों एक ही लाइन में है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेक्टर एडिशन में क्या हो जाएगा, ये सिंपली माइनस हो जाएगा। तो नेट E अगर निकालें तो क्या बनेगा हमारा बच्चों, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या किस डायरेक्शन में रहता है, इसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट भी होता है। तो एक्सिस पे या एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है। आप चाहे तो इस साइड भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इस साइड क्या होगा, सपोज यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस बार ये फील्ड ज़्यादा है तो इसमें से ये घट जाएगा और नेट किधर बचेगा, इधर ही बचेगा। तो इधर ले ले या उधर ले ले, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किस में आएगा, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही आएगा।
तो ये तो इसका डायरेक्शन समझ गए। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर पूछता है वो भी यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आता है, तो उसको याद कर लेंगे। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया है, 1/4πε0 2p/r³। तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो फील्ड आता है 1/4πε0 2p/r³। और एक वेक्टोरियल इक्वेशन है, दिख रहा है, ई वेक्टर और पी वेक्टर दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में है। तो ई वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो किसका डायरेक्शन है, पी वेक्टर का। और पी वेक्टर क्या है हमारा, डाइपोल मोमेंट है बच्चों। डाइपोल मोमेंट उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो बराबर होता है Q × 2a के। और ये तब आता है जब r बहुत बड़ा हो 2a से। r कौन सा है बच्चों, जहां से जिस पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो पॉइंट बहुत दूर रखा जाता है डाइपोल से। तो ये एक एजम्पशन आता है इसके डेरिवेशन में कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो डाइपोल लेंथ से बहुत ज़्यादा है। और हमेशा डिस्टेंस जो कैलकुलेट होगा उस पॉइंट का, उसको कैलकुलेट कहाँ से करेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। तो वो निकल के आया 1/4πε0 2p/r³। दूसरा देख लेते हैं, ऑन इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इक्विटोरियल लाइन क्या होता है डाइपोल का। तो डाइपोल क्या है, एक लेंथ है। तो उस लेंथ का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस लाइन का, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन। तो यहाँ पर क्या है, -q और यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर ऑफ द डाइपोल है। तो इसी सेंटर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, मतलब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही कौन सा लाइन कहलाएगा, इक्विटोरियल लाइन। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट आता है तो उसको देख सकते हैं हम यहाँ से। मान लो यहाँ पे है -q, यहाँ पे है +q, और इस लाइन पे क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखो -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, -q अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, ये मान लो ये E1 है। +q के कारण किधर होगा, ये मान लो क्या है, ये E2 है। तो ये मान लो एंगल कितना है, थीटा। तो इधर क्या आएगा, E1 cos थीटा, और E2 का भी कंपोनेंट है, कहेगा क्या, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होता है बच्चों, तो E2 का आ जाएगा E2 sin थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, E2 sin थीटा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो E1 बराबर क्या है, E2 है। E1 बराबर क्या है, E2। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज से, चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट है, इसलिए दोनों चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, सेम होगा। अगर ये डिस्टेंस जितना है वही डिस्टेंस इतना होगा, तो मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो इसके कारण E1 इधर हुआ और E2 इधर हुआ, उसका भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसल आउट हो गया, क्योंकि E1 और E2 क्या है, सेम है। तो E1 sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, और इन दोनों वेक्टर का ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, क्या, इसका cos थीटा और इसका cos थीटा, और नेट जो वेक्टर का डायरेक्शन आएगा वो कौन सा डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन आया ना, यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो डाइपोल के कारण जो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। डाइपोल मोमेंट किधर से किधर है, -q से q तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल के आया, +q से -q की ओर, मतलब अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसका जो मैग्नीट्यूड भी निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है, एक्सियल का आधा होता है। यहाँ जो निकल के आया 1/4πε0 p/r³, वहाँ क्या था 2p/r³, और एक निगेटिव साइन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर है, और ये निगेटिव साइन दर्शाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर p इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। चलिए अब इन दोनों का रेशियो पूछ देता है कभी ऑब्जेक्टिव में कि एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं एक्सियल पे क्या होता है, दोगुना होता है। अगर सेम डिस्टेंस पे, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हम एक्सिस के तरफ जाएंगे तो दोगुना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा किसके, अगर उतना ही डिस्टेंस हम किस में जाते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे जाते हैं। तो ये रेशियो कितना होता है बच्चों, 2 होता है। एक कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देगा कि एट जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये दो क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट है, या तो वो कहाँ लाई कर जाए, एक्सिस पे, नहीं तो कहाँ लाई कर जाए, इक्वेटोरियल लाइन पे। लेकिन मान लो किसी जनरल पॉइंट पे, तो कोई भी जनरल पॉइंट M कंसीडर कर लिए हैं, जिसका
डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितना है r, और ये एंगल कितना बना रहा है थीटा। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है 1/4πε0 2p/r³ इतना ही, और बस एक फैक्टर ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में 3 cos² थीटा प्लस 1 का अंडर रूट। अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो जो पहले थीटा एंगल पर था अब क्या है अल्फा, और tan अल्फा और थीटा में रिलेशन होता है tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो अगर अल्फा प्लस थीटा को जोड़ दे तो हम ये भी बोल सकते हैं दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। थीटा तो गिव ही नहीं होगा, यहाँ से अल्फा क्या कर लेंगे इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, और तब बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बनाता है, तो अल्फा और प्लस थीटा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड वाइज कितना होता है, तो 1/4πε0 2p/r³ √3 cos² थीटा प्लस 1, जहाँ पे p क्या है डाइपोल मोमेंट है इस डाइपोल का, और थीटा क्या है, तो थीटा उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेंटर से जो एंगल बनाता है किससे, डाइपोल मोमेंट से, वही एंगल क्या है थीटा है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग लिया गया है, देख रहे हो, और ये रिंग कैसे रखा हुआ है बच्चों, बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से रखा हुआ है। ये वाला पार्ट बोर्ड के बाहर है और डॉटेड वाला पार्ट बोर्ड के अंदर है, और इस पे हम क्या कर दिए हैं +q चार्ज दे दिए हैं, जो कि इस रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो उसके कारण इसके एक्सियल लाइन पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले डायरेक्शन की चर्चा कर लेते हैं। तो ये वायर कैसे रखा हुआ है, ऐसे वायर रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही किधर होगा, राइट साइड में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और चूंकि ये किस में है, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा, प्लेन के, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है वो डायरेक्ट याद रखेंगे, डेरिवेशन शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है, 1/4πε0 QR डिवाइडेड बाई r² + a² टू द पावर 3/2। और इसमें के सारे टर्म बच्चों क्लियर होना चाहिए माइंड में कि कहाँ क्या है। जैसे a क्या है, तो a बच्चों इस सर्कल का रेडियस है, और r हमेशा क्या लेते हैं, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सेंटर ऑफ द रिंग से पॉइंट P का डिस्टेंस, और ये निकल के आ गया 1/4πε0 QR डिवाइडेड बाई r² + a² टू द पावर 3/2। स्पेशल केस है अगर P मान लो सेंटर पे ही लाई कर जाए, कहने का मतलब कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे ही अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इस P को घसकाते 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 कहाँ ले आएंगे, आ गया सेंटर पे, तो इसको शिफ्ट करते जाएंगे और इसको ले आएंगे कहाँ पे, सेंटर पे। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने R को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो R 0 इसमें डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। उसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इस रिंग को हम क्या कर दिए, बोर्ड के प्लेन में ही बना दिए, और यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो डायमेट्रिकली अपोजिट 2 सेक्शन काट लो, एक ये काट लो और एक ये छोटा सा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, जो कि क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसल आउट। उसी तरह से हर पेयर क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसल आउट करते जाएगा, और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा तुमको, 0। उसके बाद देख लेते हैं कि जब R क्या हो, A से बहुत ज़्यादा हो, R मतलब उस रिंग से पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, तो R चूंकि A से बहुत बड़ा है तो r² तो a² से और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो उस केस में a² को इग्नोर कर देंगे हमारे स्क्वायर में। मान लो 1 लाख में तुमको 0.1 जोड़ना है तो उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जब भी कुछ इग्नोर करना हो तो वो इग्नोर किस में होता है, छोटा नंबर, एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में। 1 लाख में 0.1 ऐड कर दो या 1 लाख में 0.1 सब्सट्रैक्ट कर दो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी भी बच्चों अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो इग्नोर मत करना, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। 1 लाख में अगर 0.1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, सीधे 1 0 उसका खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर एडिशन में है तो a² को क्या कर दिए हैं, इग्नोर कर दिए हैं r² के सामने, और उससे निकल के आ गया 1/4πε0 Q/r²। और ये तो हम जानते हैं ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज। मान लो ये रिंग का सारा चार्ज Q कहाँ पे रहता है,
इसके सेंटर पे, तो भी r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है यही 1/4πε0 q/r²। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रिंग भी किस तरह बिहेव करने लगता है, पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है। उसके बाद अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, रेड कलर से दिखाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड E जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरह से ला के रख दिए, डाइपोल का -q यहाँ है, +q यहाँ है, और ये जो डाइपोल मोमेंट है P -q से +q, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तब देखो इसके साथ क्या होगा, इस डाइपोल के साथ। तो सबसे पहले इस चार्ज को ले लेते हैं। तो चूंकि इस पॉइंट पे क्या है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को प्लेस किए हैं। और तो इस चार्ज पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, तो चार्ज इंटू यहाँ पर का एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दोनों को गुना करने से फोर्स मिल जाता है। डिफिनीशन ही कुछ वैसा बनाया गया था, है ना। तो Fe बराबर क्या हो जाएगा, QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या है, -q। तो इस पे भी क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, लेकिन इस बार चूंकि ये चार्ज निगेटिव है तो इस पे जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यह कहाँ लग गया, नीचे की ओर। तो इस डाइपोल पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने लगे, क्या क्या, QE और नीचे भी QE, और इसके बीच में क्या है, दोनों में कुछ सेपरेशन है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक कपल कॉन्स्टिट्यूट कर देता है। और ये कपल क्या करता है, इस डाइपोल पे यदि हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि सेम फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और सेम फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस केस में नेट फोर्स तो 0 आएगा, लेकिन ये एक रोटेटिंग इफेक्ट देगा। ऐसे देखो, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स नीचे, तो ये डाइपोल क्या करेगा, इस तरह से रोटेट होगा। ट्रांसलेट नहीं होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है, लेकिन चूंकि कपल आ गया है तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। और उस रोटेशन इफेक्ट को ही, फोर्स के रोटेशन इफेक्ट को ही क्या बताता है, टॉर्क से हम समझते हैं। फोर्स का रोटेशन इफेक्ट ही बताता है टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है बच्चों, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, QE, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस अगर ज्योमेट्री से देखेंगे तो ये क्या है बच्चों, 2a sin थीटा। ये क्या है, 2a sin थीटा। तो वही चीज यहां पे पुट करने से टॉर्क जो निकल के आता है, यहां पर देख लो क्या है, उसी फिगर में देख रहे हैं, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है, तो कोई एक फोर्स ले लो बच्चों, तो कोई एक फोर्स क्या ले लेंगे, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। और A का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये भी A साइन थीटा, ये भी A साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा। Q इंटू 2A को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, P, डाइपोल मोमेंट है ये, इंटू E इंटू साइन थीटा। कुछ याद आ रहा है, ये वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ से जो टॉर्क निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, P क्रॉस E। तो जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक टॉर्क काम करेगा, और याद कर लेंगे वो टॉर्क कितना होता है, P क्रॉस E। और ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड PE साइन थीटा। अगर मान लो कि थीटा 0 डिग्री हो जाए या फिर थीटा 180 डिग्री हो जाए, दोनों केसेस में साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो वहां पे टॉर्क क्या लगेगा, 0। तो अगर प्लस वाला चार्ज ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो टॉर्क 0 लगेगा, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन यदि थीटा 180 डिग्री है तो भी टॉर्क 0 ही लगेगा, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब इसका +1 का फिजिक्स पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी, तब उसमें समझेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखो, यहां पर अगर इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करे तो फिर से ये क्या कर लेगा, खुद को रीस्टोर कर लेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स इसमें 0 है, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आता है तो ये फिर खुद को क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये मान लो एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है पहाड़ी चोटी पे, पहाड़ के चोटी पे, तो ये भी अभी इस पर क्या है, नेट फोर्स 0 है, तभी ये क्या है, बैलेंस्ड है। लेकिन थोड़ा भी इसमें अगर डिस्टर्बिंग फोर्स दिए तो फिर ये कहाँ जाएगा पता नहीं, मिलेगा भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर कोई और फोर्स नहीं आएगा जब इसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो इसको रीस्टोर करने के लिए। तो है भले ही इक्विलिब्रियम में, लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वही केस है, जब पॉजिटिव चार्ज अलाइन रहता है ऊपर की ओर तो वो है स्टेबल, नहीं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
अब चूंकि इसमें रखे हैं, इस पोजीशन में रखे हैं, तो ये खुद को किस तरह अलाइन करना चाहेगा, इस तरह। पॉजिटिव चार्ज किधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि इस पर टॉर्क इस तरह लग रहा है तो इसको ऐसे घुमाएगा। लेकिन हम इसको इस डायरेक्शन में रखे हैं, मतलब उस लगने वाले टॉर्क के अगेंस्ट हम कुछ वर्क किए होंगे, तभी जाके ये डाइपोल इस स्थिति में है। नहीं तो फ्री छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा वर्क हम किए हैं उस टॉर्क के अगेंस्ट, वही इस डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और उसका वैल्यू क्या आता है, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, माइनस पी डॉट ई। डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव में, माइनस पी डॉट ई। और ये किसके बराबर आ जाता है, पी डॉट ई क्या होता है, पी ई कॉस थीटा। तो ये हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा। अब देखते हैं बच्चों 9th पॉइंट, जिसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है जिसमें एक सोर्स चार्ज है Q, जिसके कारण इस फील्ड में क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कैपिटल Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉइंट A से पॉइंट B तक कोई टेस्ट चार्ज, जिसको मान लेते हैं क्या है, प्लस Q स्मॉल में, उसको मूव करते हैं। तो देखो इस टेस्ट चार्ज पे इसके द्वारा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस चार्ज को मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो जितना फोर्स ये लग रहा है उसी के बराबर हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ध्यान रहे कि ज़्यादा भी फोर्स नहीं लगाना है, पार्टिकल को हमको एक्सेलरेट नहीं करना है, पार्टिकल को बस क्या करना है, मूव करना है फ्रॉम द पॉइंट A टू B। अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट में हम इस पार्टिकल को मूव कर रहे हैं, तो इसको मूव करने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। और जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में, और कैसे एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस चार्ज के अंदर जमा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क डन फ्रॉम A टू B। तो A से B में जो वर्क किया जाता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F एक्सटर्नल इंटू DR, और F एक्सटर्नल एग्जैक्टली हम कितना लगाए हैं, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, और उसके अपोजिट, क्योंकि हमको FE उधर लग रहा है और पार्टिकल को मूव किधर करना है, A टू B। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब है डेल्टा U। डेल्टा U का मतलब है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा वर्क किए होंगे, जितना वर्क A टू B लाने में F एक्सटर्नल किया होगा, वही वर्क क्या हो जाएगा, एनर्जी के रूप में जमा हो जाएगा। तो B का जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो बढ़ जाएगा A से। A पे कुछ रहा होगा और B में एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि A से B लाने में क्या किए हैं, हम कुछ वर्क डन किए हैं। तो ये हो जाएगा UB माइनस UA, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। जब भी बच्चों हम किसी फील्ड फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उसके अगेंस्ट अगर वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है। सपोज दैट, इसको समझने के लिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ये पेन यहाँ पे है, सपोज दैट। तो इस पेन के पास क्या है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब इस पेन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ले गए, h हाइट राइज कर दिए, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर, और उसके अगेंस्ट हम इसको क्या कर दिए हैं, h हाइट से राइज कर दिए हैं। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो जाता है, जितना पहले था इस कंडीशन में। अब इस कंडीशन में इस हाइट के राइज के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जितना वर्क किए, कितना वर्क किए हम, mg नीचे लग रहा है तो सेम उतना mg ऊपर वर्क किए होंगे, और h हाइट, तो क्या हो जाएगा mgh। तो mgh क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ के तुलना में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना से बढ़ जाएगा, mgh से। अगर इस पॉइंट को हम रेफरेंस मान लिए, डेटम भी कहते हैं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेंगे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। सेम वही चीज़ है, यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और इसके अगेंस्ट में हम टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं A टू B। तो जितना हम वर्क किए वही वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा हो गया। और यही दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, यही क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो गया UB माइनस UA।
यू बी हायर पोटेंशियल पे होगा क्योंकि इसमें इतना दूर का किया गया वर्क क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब मान लो ये तो हम निकाल लिए ईपीई डिफरेंस। अब मान लो किसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हमको सिर्फ निकालना है डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी निकालना है। तो हम दूसरा पॉइंट जो लेंगे जहां से हम टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे, सपोज कर लेंगे कि वो पॉइंट कहां पे है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम लोग मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। तो इन्फिनिटी से जब लाएंगे तो उसका डिफरेंस जो होगा, तो चूंकि एक तो 0 हो गया तो उसका डिफरेंस एग्जैक्टली दे देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। कैसे होता है ये देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट बी निकालना है, तो हम टेस्ट चार्ज को कहां से मान रहे हैं, इन्फिनिटी से मूव कर रहे हैं बी तक। तो वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट बी, और ये क्या हो जाएगा, तो बी हायर पोटेंशियल पे होगा तो ये हो जाएगा यू बी माइनस यू इन्फिनिटी, और यहाँ से यू इन्फिनिटी क्या मानते हैं हम, 0। तो ये जो चीज आई ये सीधे सीधे क्या आ गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ पे एक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी क्या होते हैं, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वर्क डन जो करेंगे वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे हम ए टू बी यहाँ से यहाँ चार्ज को ला रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन से लाएं या इसको किसी भी पाथ से लाएं, जो वर्क डन होगा हमारा वो सेम होगा। तो दोनों ही फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, दोनों ही कैसे हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर। अब अगला देख लेते हैं इसका यूनिट। तो चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट बखूबी हम जानते हैं क्या होता है, जूल। और एक यूनिट और ध्यान में रखना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी का ही यूनिट है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ गए हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कुछ नया नहीं है। यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज के साथ जो हम खेल रहे हैं उस टेस्ट चार्ज को कर देंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर प्लस स्मॉल क्यू जो है उसको क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है टेस्ट चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी चीज़ें हैं पहले पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी, अब वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएंगी। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यही तो दे देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देख लीजिए डेल्टा वी, तो क्या हो जाएगा वी बी माइनस बी ए, और ये क्या हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू, क्योंकि यहाँ पर यूनिट चार्ज लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। अगर किसी पॉइंट पे निकालना है तो क्या कर देंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मान लो कि बी का क्या निकालना है हमको, पोटेंशियल, तो बी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, क्योंकि हम ये किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, मतलब पर यूनिट चार्ज। एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही क्या कहलाता है बच्चों, पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद इसका यूनिट देख लेते हैं। तो ये पोटेंशियल है तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट। और 1 वोल्ट में पूछेगा तो ये क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो 1 जूल पर कूलम्ब। अगर बात करें डायमेंशन की, देख लो बच्चों एग्जाम में डायमेंशन आ जाता है तो हम कोई रिलेशन उठा के लाते हैं, और जिस रिलेशन में नॉन डायमेंशन वाले टर्म होते हैं वैसे रिलेशन खोजते हैं और वहां से हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। जैसे पोटेंशियल का डायमेंशन पूछ रहा है तो V बराबर हम जानते हैं, मेमोराइज करना शुरू करेंगे। V बराबर क्या होता है, U/Q। अच्छा, U/Q, U का डायरेक्ट हम नहीं रटे हैं, U का हमको डायरेक्ट डायमेंशन पता नहीं है, तो इसको फर्दर ब्रेक कर लेंगे। क्या, अच्छा एनर्जी क्या होता है, तो ये तो वर्क ही है, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये ठीक है, ये हमको पता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Q का डायरेक्ट कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका रिलेशन कहाँ से लाएंगे, Q बराबर I/T, दोनों का डायमेंशन हमको पता है। तो इस तरह से ये डायमेंशन इक्वेशन एक लिख लिए, एक्सप्रेशन, जिसमें ऐसा एक्सप्रेशन लिख लिए जिसमें सारे टर्म का क्या है, हमको डायमेंशन पता है। अब बच्चों क्या करना है, पुट कर दो। फोर्स क्या होता है, mLT इनवर्स 2 मास इनटू एक्सेलरेशन, इनटू d क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है तो ये L, I क्या होता है, इसका एम्पियर, और टाइम का t, तो ये क्या हो गया बच्चों, m L² T इनवर्स 3 और A इनवर्स, m
L स्क्वायर T इनवर्स 3 एंड A इनवर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देख लो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और कहाँ पर है, P पॉइंट पे। इस P पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। तो हम क्या सोचेंगे, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे निकलता है, इन्फिनिटी से उस चार्ज तक लाते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वही काम किए हैं, इन्फिनिटी से +1 कूलम के चार्ज को हम कहाँ तक ला रहे हैं, P तक, और इसमें जितना वर्क हमको करना पड़ेगा वही वर्क क्या हो जाएगा, इस P पर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसको प्रूफ करने के लिए जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का सीरीज लाएंगे तब बताएंगे। एक छोटे से लेंथ के लिए मान लेंगे x है और dx मूव किए तो dw वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद उसी को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके r तक ला रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा पोटेंशियल। अभी के लिए याद कर लेना है कि r डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है दैट इज 1/4πε0 q/r लिखा हुआ है। Vr मतलब पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। ये q क्या है, वही चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए पोटेंशियल कैसे डिक्रीज करता है, r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज करता था, r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो स्केलर क्वांटिटी होने के कारण स्फेरिकली सिमेट्रिसिटी होती है इसमें पोटेंशियल में। स्फेरिकली सिमेट्रिसिटी कहने का मतलब बच्चों कि मान लो ये चार्ज है +q, तो इससे r डिस्टेंस यहाँ चले जाए या उसका एक स्फीयर बना लो, r डिस्टेंस, सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, सब जगह पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 q/r, क्योंकि ये सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन का कोई लेना देना इसमें नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सारे जगह पर क्या होगा बच्चों, सॉरी, इन सारे जगहों पर पोटेंशियल क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। क्यों, क्योंकि सबका डिस्टेंस क्या है, r ही है सबका डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पे देखेंगे क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4πε0 q/r स्क्वायर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इस पॉइंट पे इस जगह होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो भले ही सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। एक चार्ज के कारण इतना पोटेंशियल, तो अगर अलग अलग चार्ज रहेंगे तो सब चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली है बच्चों, ये जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ पर अगर निगेटिव चार्ज रहता तो उसके कारण क्या होता, निगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो अलग अलग चार्जेज रहेंगे तो अलग अलग चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। स्केलर है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही लिखा हुआ है 1/4πε0 qi/ri, जहाँ पर i 1 से लेके कहाँ तक है, n तक। एक चार्ज रहेगा q1 तो q1/r1, दो चार्ज रहेगा तो q1/r1 प्लस q2/r2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। सारे पोटेंशियल को सिंपली जोड़ देना है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं बच्चों पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो वही डाइपोल लिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ द डाइपोल ए और ए, 2a क्या है, डाइपोल लेंथ, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर किधर से किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। और एक जनरल पॉइंट ले लिए हैं P, जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है r, और डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तब वहां पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा। तो क्या करेंगे बच्चों,
इसके लिए इस चार्ज का कारण पोटेंशियल निकालेंगे तो ये डिस्टेंस उसमें आएगा, और इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा, है ना। तो थोड़ा सा उसमें ज्योमेट्री लगाएंगे और दोनों पोटेंशियल को जोड़ के हम प्रूव कर सकते हैं कि पी पर का जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो याद कर लेना है बच्चों कि डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे, उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए डॉट बी क्या होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा पी आर कॉस थीटा, लेकिन ये यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो जाएगा, तो p इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, फिर से क्या आ जाएगा p कॉस थीटा। तो इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं केस 1 ऑन एक्सियल लाइन। मान लो ये पॉइंट P जो है ये इसके एक्सिस पे है, एक्सिस पे मतलब इधर भी हो सकता है या इधर, समझ रहे हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। अगर इधर आ गया राइट साइड तो थीटा कितना हो जाएगा 0, अगर लेफ्ट साइड आ गया तब थीटा 180। और दोनों ही केसेस में कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और -1। जब थीटा 0 तो कॉस थीटा 1, जब थीटा 180 तो कॉस थीटा -1। तो इस केस में जो पोटेंशियल निकल के आएगा +-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर। प्लस वाला कब होगा जब थीटा 0 है, और माइनस वाला कब होगा जब थीटा 180 है। उसके बाद है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन किसको कहते हैं बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन उस लाइन को कहते हैं जो डाइपोल को क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। परपेंडिकुलर भी हो और डाइपोल के सेंटर से भी होके गुजरे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, तो यहां पर देख लो थीटा कितना हो जाएगा उसके लिए 90 डिग्री। ये मान लो माइनस क्यू है, ये क्या है प्लस क्यू है, और ये सेंटर है डाइपोल का। और ये क्या है इक्वेटोरियल लाइन। और मान लो यहाँ पर पॉइंट P पे क्या निकालना है, कोई भी पोटेंशियल हमको किसी पॉइंट P पे निकालना है। तो फॉर्मूला एक तो हम रटे हुए हैं, क्या रटे हुए हैं कि V क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा क्या है, यही डाइपोल के एक्सिस या डाइपोल मोमेंट से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल, तो ये थीटा है। और ये कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 90, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो V क्या निकल के आएगा 0। तो एक तो ऐसे फॉर्मूला से समझ लिए, एक हम डायरेक्ट विजुअलाइज भी कर सकते हैं। माइनस क्यू का डिस्टेंस का क्या होगा P से, सपोज दैट ये x है, इससे भी डिस्टेंस क्या होगा x है। तो सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम। और चूंकि चार्ज क्या है इक्वल है और अपोजिट है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जितना पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही सेम निगेटिव पोटेंशियल इस निगेटिव चार्ज के कारण होगा। और दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है, तब हमको नेट पोटेंशियल मिलेगा और वो क्या निकल के आ जाएगा 0 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह भी इससे भी समझ सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल के कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, इक्वी मतलब सेम पोटेंशियल वाले सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल क्या हो बिल्कुल सेम हो, पोटेंशियल इज सेम एट इच पॉइंट। तो वैसे सरफेस को हम बोल देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यदि हम कोई चार्ज को A टू B ले जाते हैं या इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव कराते हैं, तो हमको कोई भी वर्क करना नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर वर्क होता तो पोटेंशियल या तो राइज होता नहीं तो डिक्रीज होता, है ना। लेकिन चूंकि पोटेंशियल सेम है तो इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज फ्रीली मूव करते हैं, हमको कोई भी वर्क करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। एक चीज देख लो, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है आउटवर्ड बाहर निकल रहा है। और ये जो रेड कलर से दिखाया हुआ है ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि ये क्या है स्फीयर होगा। r डिस्टेंस पे
हर जगह पोटेंशियल सेम। दूसरा आर है, वहाँ पे भी हर जगह क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। पहले ही देख लिए हम क्या होता है इसमें, स्फेरिकली सिमेट्रिसिटी होता है। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे से होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को 90 डिग्री पे काटते हुए निकलेगा। अगर इसको dl मानते हैं और ये E, तो E इज परपेंडिकुलर टू dl। मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑब्जेक्टिव में पूछता है इज ऑलवेज 90 डिग्री। अब देख लेते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ये वाला रिलेशन याद रखना है, E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, ये डिफरेंशियल रिलेशन है बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। माइनस साइन ये बताता है कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहीं से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर, और पोटेंशियल क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा, तो पोटेंशियल क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। E बराबर क्या है, V बाई डी। डी क्या है, डिस्टेंस, और V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी, जहां पर D क्या है, डिस्टेंस। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हम लिखे थे, क्या, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, उसके बाद बच्चों अब देख लेते हैं एरिया वेक्टर। तो व्हाट डू यू मीन बाय एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर क्या होता है? तो एरिया वेक्टर होता है किसी भी सरफेस से एक नॉर्मल तुमको ड्रॉ करना है। किसी भी सरफेस पे क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, और वो नॉर्मल आउटवर्ड निकलना चाहिए। जैसे मान लो ये एरिया है हमारा, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है, एरिया है। तो इस एरिया पे एक नॉर्मल निकलेगा, और कहाँ निकलेगा, आउटवर्ड। तो उसी को बोल देते हैं एरिया वेक्टर। लिखा हुआ है आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ऑलवेज एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है एरिया के और आउटवर्ड निकलता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है किसी भी एरिया से कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सी शब्दों में, है ना। एक एरिया डिफाइन कर लेंगे पहले, और उस एरिया से निकलने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। जितना कम फील्ड लाइन क्रॉस करेगा उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स होगा उस एरिया के लिए, और जितना ज़्यादा उसी एरिया से क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार कर जाए, तो बोलेंगे कि उस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू द एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन हम तो गिनने नहीं बैठेंगे, वहाँ पे एरिया है और कितना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन है। मैथमेटिकल रिलेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है E डॉट डी एस, इंटीग्रल E डॉट डी एस। यही कहलाता है क्या बच्चों, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E डॉट डी एस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और जिस एरिया से हमको कैलकुलेट करना है, जिस एरिया का हमको निकालना है कि इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होता है, तो दोनों का बस क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, और यही हमको मैथमेटिकली दे देगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों देखो E और ds का डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। वैसे भी तुम देख सकते हो ये तो सिर्फ क्या काउंट करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये एक नंबर है और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात आराम से निकाल सकते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम्ब, एरिया का मीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। देख रहे हो ना, E डॉट डी एस है, E डॉट डी एस है, तो E का क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, और ds का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या मिला, वोल्ट पर मीटर। तो ये भी हो सकता है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या है बच्चों, डायमेंशन। फिर से अब डायमेंशन निकालना है तो हम रिलेशन याद करेंगे। सबसे पहले खुद से क्वेश्चन पूछेंगे, किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, किसका निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, फाई का। फाई होता क्या है, तो एक ही मैथमेटिकल इसका रिलेशन मेरे दिमाग में आता है, क्या है, E डॉट डी एस। तो ऐसे ही लिख देते हैं E डी एस, क्योंकि अगर डॉट को सेपरेट भी करें, इसका ऑपरेशन भी कर दे, तो क्या होगा, E डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसलिए हमको जो डायमेंशन देगा टर्म वो कौन कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया।
अब डायमेंशन निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पता है, याद नहीं है ना, याद नहीं है, नोन टर्म्स में नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों का याद रखते हैं, जैसे लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इन सब चीज़ों का याद रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ये क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनटू ये क्या है, ds, ये एरिया है। अब सबका हमको पता है, q को भी क्या लिख देंगे बच्चों, it। अब निकाल लेंगे, फोर्स का क्या हो जाएगा, ml, 3/2 एरिया का, लेंथ का स्क्वायर, I का, एम्पियर, और टाइम का t, ये आ गया m LQ 3/3 एंड A इनवर्स, वही लिखा हुआ है। डायमेंशन क्या है, m LQ T⁻3 A इनवर्स, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, गॉस थ्योरम। इसको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, और इसके एप्लीकेशंस भी आने चाहिए। तो गॉस थ्योरम जो कहता है, ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस लेंगे और उस सरफेस से पास होने वाले टोटल फील्ड लाइन को गिनेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो क्या हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E.ds, और ये हो जाता है 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज्ड, इंटू चार्ज इनक्लोज्ड। सपोज ये एक स्फीयर है, यहाँ पर मान लो चार्ज है Q1, Q चार्ज मान लो, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, कर रहा है। इसी एरिया में हम कैलकुलेट कर रहे हैं ds एरिया, है ना, क्लोज सरफेस है, ds कैसा है, क्लोज सरफेस है। एक स्फीयर मान लो, ये पॉइंट चार्ज है और उसके चारों तरफ क्या है, स्फीयर है, तो ये हो गया ds। तो गॉस थ्योरम हमारा क्या कहता है, E.ds ओवर अ क्लोज सरफेस, यही है सरफेस S, ओवर अ क्लोज सरफेस S क्या हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो इस सरफेस के सिर्फ अंदर का चार्ज लेना है, अगर कोई चार्ज बाहर प्रेजेंट होगा उससे हमको मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा Q। बात समझ में आ गई। तो यही है एक्सप्रेशन गॉस थ्योरम का। तो गॉस थ्योरम को सिंपली हमको याद रखना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है। उसके बाद कुछ डेंसिटीज देख लेते हैं जो आगे इस्तेमाल होगा, क्योंकि गॉस थ्योरम को अप्लाई कर करके हम डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। एक सिंपल सा एग्जांपल यहीं दिखा देते हैं। पॉइंट चार्ज है मान लो यहाँ पे Q, और ये डिस्टेंस मान लो R है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, ये बाहर की ओर होगा, और ये हम जानते हैं 1/4πε0 Q/r² होता है, लेकिन गॉस थ्योरम की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। ये एरिया है, तो ds भी किधर होगा बच्चों, नॉर्मली आउटवर्ड। स्फीयर पे नॉर्मल क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल निकलता है, और उसी डायरेक्शन में क्या है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E.ds क्या हो जाएगा, EDS और cos 0 जो कि कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस Q। E का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा r डिस्टेंस पे, है ना, तो E को हम बाहर निकाल लेते हैं, और यही है सरफेस इंटीग्रल S किसका, ds का, बराबर 1/ε0 टाइम्स चार्ज Q E। अब ds का सरफेस इंटीग्रल, बच्चों ध्यान रखना कह क्या रहा है, हमेशा लैंग्वेज पे ध्यान देना। ds का सरफेस इंटीग्रल मतलब क्या है, छोटे छोटे ds को जोड़ना है, और सरफेस इंटीग्रल है मतलब सरफेस का एरिया जोड़ते 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 तुमको क्या करना है, कंप्लीट एरिया निकालना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समेशन, ठीक है। अगर कभी टर्म आएगा, जब मैग्नेट पर होगे तो उसमें टर्म आएगा लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब हो जाएगा, जैसे एक सर्कल है उसका लाइन इंटीग्रल,
तो सर्कल पे बैठेंगे और लाइन के हिसाब से चलेंगे, पूरा उसके सरकमफ्रेंस पे घूम जाएंगे, तो वहाँ पे वो देगा सरकमफ्रेंस। लेकिन यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है, तो एक पूरा स्फीयर है, छोटा सा ds, छोटा सा ds, छोटा सा ds मिला के क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। और उस स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वही ये डिनोट कर रहा है कि ds का सरफेस इंटीग्रल। ये इंटीग्रेशन क्या देगा, इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, 4πr²। E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स चार्ज Q। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, क्या हो जाएगा 1/ अरेंज कर लो इसको, 4π को ε0 के साथ लिख दो, Q/r² को इधर ले आओ। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए यूजिंग द गॉस थ्योरम। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 होता है इंटू Q/r²। तो हम ये कैलकुलेट भी कर लिए किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, यूजिंग द गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन ही है डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकाल के दे देगा। एक एग्जांपल देख लिए, और एग्जांपल देखेंगे अभी, उसके लिए देख लेते हैं कुछ चार्ज डेंसिटीज। तो चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब हो गया, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई कुछ, जनरल टर्म में क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होता है ना। तो क्या हो जाएगा पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर एक्सक्यूज मी सॉरी, पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, लैम्डा से, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम्ब पर मीटर, Q/L कूलम्ब पर मीटर। तो बस छोटा छोटा डिफिनीशन है जिसको ध्यान में रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं और इसका इस्तेमाल भी होता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, लैम्डा से। ये होता क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलम्ब पर मीटर। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, समझ में आ रहा है, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सिग्मा से। अब चूंकि सरफेस चार्ज है तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, एरिया से। तो ये हो जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर या कूलम्ब मीटर इनवर्स 2। ठीक है, तीसरा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये हो जाएगा रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक है, पॉइंट 20 देख लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट का पॉइंट नंबर 20, ये लास्ट है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हम समझ चुके हैं पिछले स्लाइड में, क्या होता है, E.ds इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q इनक्लोज्ड। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब वो बहुत बड़ा होना चाहिए, इनफाइनाइटली बड़ा होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट चार्ज वायर, स्ट्रेट होना चाहिए और चार्ज होना चाहिए। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट R पे, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो जाता है, आउटवर्ड। और इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है, ये निकल के आता है 1/4πε0 2 λ/r, 1/4πε0 2 λ/r, जहाँ पे लेमडा क्या है बच्चों, तो लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि होता है Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और ये कैसे निकला होगा, तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी पूछ देता है, और ये निकलता है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से। छोटा सा इसको हम समझ लेते हैं, ये बहुत टफ चीज़ नहीं है। यही क्या है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, और इस पॉइंट P पे क्या करना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एक ऐसा सरफेस चुनेंगे जो इसको क्या कर ले, घेर ले। तो वायर है, और वायर को इनक्लोज करने वाला सरफेस क्या होगा, एक सिलेंडर ले लेते हैं। तो एक ऐसा सिलेंडर लेते हैं जो पॉइंट P से पास करता है, क्योंकि P पे ही हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देख लो, यही इस बार हमारा हो गया है गॉसियन सरफेस। ये क्या है बच्चों, गॉसियन सरफेस। और क्या करना है, यहां से P पॉइंट पे, तो कितना डिस्टेंस है ये, R, तो इसका रेडियस क्या हो गया, R इस सरफेस का। और वही फॉर्मूला लगा देना है, क्या, देखो E.ds इक्वल टू क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स Q इनक्लोज्ड। मान लो इस वायर का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, Q/L।
इस लेंथ को मान लेते हैं कितना है एल, एल लेंथ का एक सिलेंडर है, तो एल लेंथ के सिलेंडर में चार्ज कितना इनक्लोज होगा, तो वो हो जाएगा Q बराबर लेमडा इंटू एल। बात समझ में आई, Q बराबर लेमडा इंटू एल। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड होगा ना, आउटवर्ड, सरफेस से आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। ds किधर होगा, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर भी उधर ही होगा, नॉर्मली आउटवर्ड। ये हो गया ds, तो इसको हम सिंपली ब्रेक कर सकते हैं क्या, E इंटू ds, बस, क्योंकि cos 0 दोनों एक ही तरफ है, तो cos 0 1 हो जाएगा, बराबर 1/ε0 टाइम्स Q इनक्लोज्ड। अभी सबका वैल्यू डालेंगे, और ये क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल S, यही हमारा गॉसियन सरफेस S। E तो कांस्टेंट है, E को बाहर निकाल लेंगे, और क्या बच जाएगा, ds का सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q इनक्लोज्ड। अब आ जाइए E इंटू ds क्या है बच्चों, व्हाट इज ds, तो ds है सरफेस इंटीग्रेशन है ds का, किसका, ओवर द क्लोज सरफेस S, और ds क्या है, कर्व्ड पार्ट में आता है ना, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, वही है ds। पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ds 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 ds, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, 2πRh, तो वही लिख देंगे 2π, रेडियस तो क्या है r, और हाइट क्या है l, तो 2πRl इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q इनक्लोज्ड। Q इनक्लोज्ड क्या है, लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल हो गया ना। देखो L से L क्या हो गया, कट गया, तो E बराबर जो निकल के आया 1/2π ये है, और एप्सिलॉन नॉट 1/2π एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, लेमडा डिवाइडेड बाय आर। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट का हम जो भी फार्मूला याद करते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन रखते हैं, हम क्या, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, वैसे में हमको याद करने में सुविधा होती है। तो यहाँ से 2 को क्या बना देंगे 4, तो चूंकि 2 बढ़ाए हैं तो ऊपर 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तो यही फार्मूला निकल के आ गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाय आर। तो ये गॉस थ्योरम का इजी और सिंपल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो फार्मूला भी याद रखना है और हमको डेरिवेशन भी ध्यान में रखना है। तो फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर क्या हो जाता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाय आर। अब देखते हैं फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। सेल का क्या मतलब होता है, एक हॉलो स्फेयर है, प्लास्टिक वाला गेंद देखे हो, उसमें क्या रहता है, बीच में कुछ नहीं रहता है, हॉलो है। तो उसी तरह का क्या है, एक ये हॉलो स्फेयर है, और इस पे चार्ज दिया गया है Q। तो चार्ज कहाँ पे फैल जाएगा, उसके सरफेस पे, क्योंकि अंदर तो क्या है हॉलो, अंदर चार्ज क्या होगा 0, ठीक है। इसके कारण हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में भी आता है, हमको फॉर्मूला याद रख लेना है। इसमें भी स्फेरिकल सरफेस कैसा चुनेंगे, स्फेरिकल सरफेस क्या होगा, गॉसियन सरफेस कैसा चुनेंगे, एक स्फेयर, क्योंकि स्फेयर को ढकने वाला सरफेस क्या होगा, एक स्फेयर ही तो होगा। तो वैसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस स्फेयर के 3 पॉइंट पे बच्चों हम याद करेंगे। हो सकता है स्फेयर के बाहर कोई पॉइंट हो P, स्फेयर के सरफेस पे कोई पॉइंट हो M, और सरफेस के अंदर हो, मतलब स्फेयर के अंदर हो कोई पॉइंट N। तो इन 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट एट M, M कहाँ है, एट M नहीं बच्चों, एट P, यहाँ पे लिख लो एट P। P कहाँ है बच्चों, P है सरफेस से बाहर। तो उसके लिए ये जो स्फेयर है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ये स्फेयर मानो एक पॉइंट चार्ज है जिसका पूरा चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो मान लो ये Q चार्ज कहाँ रहता है, इसके सेंटर पे, और यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, O से P का डिस्टेंस स्मॉल r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q क्या होता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। सो सिंपल। तो बाहर के पॉइंट के लिए स्फेयर बिहेव करने लगता है पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है। एट सरफेस M, तो M पे क्या हो जाएगा, M पे जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं पॉइंट का, वो डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो बस r के जगह पे क्या लिख देना है, स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R, ठीक है बच्चों, स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R। और ये निकल के आ जाता है क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये निकल के आ जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे आ जाएगा वो भी देख सकते हो। अच्छा, सिग्मा होता क्या है, Q बाई A। तो इसी को लिखे है ना, देख लो 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये तो हम समझ ही रहे हैं कि क्यों हुआ है, क्योंकि R के जगह पर अब क्या हो गया, सरफेस पे आने से उसके रेडियस के बराबर हो गया है। ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे चलाया, तो सिग्मा को हम क्या करेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। और सिग्मा क्या होता है, Q बाई A
होता है ना, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तो क्यू बराबर क्या हम पुट कर सकते हैं, सिग्मा इंटू ए पुट कर दो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह पर सिग्मा और ए एरिया। एरिया क्या होगा बच्चों, इस स्फीयर का एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डाल देंगे क्या 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है ये आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट होता है। सारे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा कांस्टेंट। ये पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो डायरेक्शन क्या होते रहता है बदलते रहता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखते हैं एट इंटीरियर पॉइंट एन, एन पर देखते हैं कि कितना क्या होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा तो एन पर करने के लिए क्या होगा, एन से लेके गॉसियन सरफेस चुनना पड़ेगा बच्चों, और इसी सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस में क्या होगा, कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं है, क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा 0। तो ई डॉट डी एस क्या आ जाएगा 0। मान लो अगर ये गॉसियन सरफेस है एस चुन लिए अंदर के पॉइंट के लिए, तो क्या हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड 0। तो जब क्यू इनक्लोज 0 हो गया तो ई डॉट डी एस यही ना सरफेस इंटीग्रल था 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज, ये भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ई क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब अगर हॉलो स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। अगर कोई गॉसियन सरफेस चुनेंगे उस पॉइंट से होता हुआ, उस पॉइंट को टच करके जाता हुआ, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे आने का सवाल ही नहीं उठता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 0। इसको एक कर्व की मदद से देख लेते हैं, एक ग्राफ की मदद से। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके सेंटर से हम शुरू करते हैं डिस्टेंस बढ़ाना और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है। तो इस पॉइंट पे हम कहाँ हैं, इस स्फीयर के सेंटर पे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी इस स्फीयर के अंदर ही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कहाँ तक आ गए R इक्वल टू R पर, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्यों, क्योंकि हम इस स्फीयर के अंदर हैं। जैसे ही R इक्वल टू R पे पहुँचे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, कितना ये वाला एट पॉइंट M पे पहुँच गए हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर बोल दो या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मिल गया हमको ई मैक्सिमम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अब क्या जा रहे हैं R इक्वल टू R से बाहर, मतलब रेडियस के बाहर, मतलब आउटसाइड। और आउटसाइड ये किस तरह बिहेव करता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तब अब क्या होगा, घटने लगेगा। और किस तरह घटेगा, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है आर स्क्वायर से, है ना, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ग्राफ समझ में आ गई। अब देख लेते हैं फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब एक ड्यूज गेंद ले लो, उसमें क्या होता है अंदर भी परत दर परत होता है, सॉलिड होता है। उसके लिए फिगर हम यही रेफर कर रहे हैं, ठीक है। 3 पॉइंट याद रखना है, एक P, एक M और एक N। P कहाँ है आउटसाइड, M कहाँ है सरफेस पे और N कहाँ है अंदर। तो एट P लेते हैं, तो एट P पे सेम वैसे ही बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद एट M लेते हैं, तो M पे क्या हो जाएगा, यही R उस स्फीयर के रेडियस के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और इस केस में ये आता है रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट निकल के, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। उसको हम समझ सकते हैं क्यों आया है, क्योंकि अब क्या आ गया है सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर में हम चार्ज का क्या लेंगे, कौन सा डेंसिटी लेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड है ना। यहाँ पर क्या था, हॉलो था, तो सरफेस एक लाइन था वायर पिछले केस में, तब क्या लिए थे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे सॉलिड, तो ई निकाले हैं सरफेस पे, तो ई कितना निकल के आया बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, यही है। अब इसमें हमको इंट्रोड्यूस क्या करना है, रो। अच्छा रो होता क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चार्ज को रो इंटू वी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को लिखते हैं रो, वी वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर। देख लो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से एक आर कट गया, है ना। क्या आ गया, रो आर डिवाइडेड बाई ये 3 नीचे चला गया,
3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, वही लिखा हुआ है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, चाहे वो सॉलिड हो या होलो स्फीयर हो। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलता है? उसके सरफेस पे, ठीक है। एट एन, एन कहाँ है बच्चों? एन इस स्फीयर के अंदर है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही एन आएंगे तो अंदर भी स्फीयर है। जैसे ही एक मान लो एक छोटा सा स्फीयर काट के निकाले तो वहाँ भी सरफेस पे क्या आ जाएगा ना, चार्ज। इस सरफेस पे चार्ज अपीयर हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और सरफेस पे क्या होता है? यही रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, बस इस बार रेडियस छोटा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या मान लो? आर, तो रो स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल आर जो भी डेरिवेशन है सारे में स्मॉल आर उस पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द स्फीयर से जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और कैपिटल आर क्या कंसिडर किए हैं हम लोग? स्फीयर का रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत रेयर केस में होता है कि डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सब जगह हमको क्या मिला था? घटता हुआ, और वो भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये पहला कंडीशन देख रहे हैं जहाँ पे डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। और ये आप समझ सकते हैं बखूबी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेंटर पे चार्ज ही नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जैसे जैसे सेंटर से बढ़ेंगे तो चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्फीयर का साइज क्या होते रहेगा? बढ़ते रहेगा। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस बढ़ते रहेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते रहेगा? बढ़ते रहेगा। स्फीयर पे पहुंचेंगे तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होएगा उस सरफेस में, हो जाएगा ना। तो उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम आएगा। और तब उससे दूर जाएंगे तब तो वो बिहेव किस तरह से करने लगेगा? पॉइंट चार्ज की तरह से, और आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल घटने लगेगा। तो ये कहानी है सॉलिड स्फीयर की, दिख रहा है। तो एट एन क्या हो गया? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सॉलिड स्फीयर के अंदर। इसका ग्राफ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओ से हम आर मेजर करेंगे। तो पहले ओरिजिन पे ही आ जाते हैं। ओरिजिन पे क्या है? मतलब आर जीरो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। तो सेंटर पे तो सॉलिड स्फीयर हो या होलो स्फीयर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? जीरो। उसके बाद अब सेंटर से बढ़ना शुरू करते हैं। तो सॉलिड स्फीयर के केस में सेंटर से बढ़ते रहते हैं तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 जब सरफेस पे पहुंचते हैं तब क्या हो जाता है? मैक्सिमम। और कितना? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फिर से घटना शुरू होता है। तो होलो स्फीयर में बस यही अंतर था कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। जब तक सरफेस के अंदर थे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में भी एग्जिस्ट करता है और डिस्टेंस के साथ वो बढ़ते रहता है, ठीक है। अब देखते हैं फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट। इनफाइनाइट प्लेन सीट क्या होता है बच्चों? ऐसा सीट, यही ना इनफाइनाइट प्लेन सीट। मान लो इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, ये याद कर लो, सिग्मा बाई, मान लो यहाँ पर लिखना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। थिन है, थिन है का क्या मतलब हो गया? कोई भी थिकनेस उसमें नहीं है, एकदम प्लेन सीट है। तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें एक खास बात ध्यान देने वाली है, ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। अगर प्लेन सीट है तो थोड़ा डिस्टेंस लो, ज़्यादा डिस्टेंस लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यहाँ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। एक है देखो थिक सीट, थिक सीट हो जाएगा तो इसी में 2 प्लेन बन जाएगा। थिक मतलब थोड़ा मोटाई आ जाएगा, तो एक इधर और एक इधर। तो चार्ज डेंसिटी एक इधर रहेगा, चार्ज का स्प्रेड इधर भी रहेगा और दूसरे फेस पे भी रहेगा। तो इसके कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक पीछे वाला फेस रहेगा, उसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो थिन सेट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। थिक सीट में क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी कांस्टेंट होता है। एक स्पेशल केस देखते हैं, पैरेलल सीट। 2 पैरेलल थिन सीट लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? 2 पैरेलल थिन सीट लेते हैं और दोनों पे अपोजिट चार्ज डेंसिटी देते हैं। एक पे प्लस सिग्मा तो दूसरे पे माइनस सिग्मा। और इस केस में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अच्छा, तो पहले 3 रीजन बना लो, एक रीजन लेफ्ट साइड, एक रीजन राइट साइड और एक रीजन इसके बीच में। मान लो यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन माइनस है तो क्या होगा? माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? फील्ड को अट्रैक्ट करता है, फील्ड लाइन को। तो इसके कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डिस्टेंस पे तो ये डिपेंड करता ही नहीं है। दोनों क्या होगा? सेम। ये कैंसल, ये कैंसल।
तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। लेफ्ट साइड में उसी तरह से आ जाओ, इस पॉजिटिव सीट के कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कहाँ, बाहर की ओर। इस निगेटिव सीट के कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अंदर की ओर, कैंसल। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। लेकिन इस बीच वाले रीजन में बच्चों देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखो बच्चों, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कैसा सीट है, थिन सीट है, और थिन सीट के कारण क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों बराबर है तो कैंसिल ही होगा। अब इस बीच वाले रीजन में देखते हैं, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों मिलके कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा केस रहे, अगर पैरेलल प्लेट रहे, अपोजिट चार्ज डेंसिटी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ दोनों प्लेट के बीच में एग्जिस्ट करता है, और दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही फाउंडेशन है हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। आगे जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर, उसका बेस यही है कि अगर दो अपोजिट चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो प्लेट के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करता है, प्लेट के अंदर, और उसका वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इतना इलेक्ट्रोस्टैट का रिवीजन आपको अच्छे से कर लेना है। इस वीडियो को बार बार देखिए और ये सारी चीज़ें दिमाग में मेमोराइज हो जानी चाहिए समझ के साथ, ताकि इतना करने के बाद इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो तो बनेगा ही। इतना समझ लेने के बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा उसको भी हम लिख सकते हैं, और लॉन्ग आंसर का डेरिवेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा फाउंडेशन हमने बता दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला याद किए हैं हम लोग, ठीक है ना, पूरे चीज़ों को अच्छे से समझे हैं। चलिए अपनी तैयारी करते रहिए, धन्यवाद, पढ़ते रहिए। एग्जाम 2 महीने बाद नज़दीक है, एक एक चैप्टर का इसी तरह से हम रिवीजन का लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।